हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 5 सितंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आज तक कोई भी ऐसे भारतीय नहीं थे जिन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड जीता था। तो आज तक का ये इंतजार खत्म हो चुका है और अब पहले ऐसे भारतीय बन चुके हैं। इनका नाम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे टेलीग्राम पे डेली के क्विज अपलोड किए जाते हैं, उन क्विज को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि ये मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प देखने को मिलेगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो टेलीग्राम में जो क्विज हैं डेली के, उन्हें आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल मेरा ये था कि महाभाष्य जो किताब लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर कौन है। तो ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई किताब है और पतंजलि ने इस किताब को संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और वात्सायन ने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने काम सूत्र लिखी हुई है। कौन सी? काम सूत्र। इसके अलावा कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस है। इन्होंने मेघदूत की रचना करी है और रघुवंशम की इन्होंने रचना करी है। तो ये सारी काफ़ी फेमस हैं कालिदास की रचनाएं। और इन्होंने भी अपनी रचनाएं संस्कृत भाषा में ही लिखी हुई हैं। चरक के द्वारा एक बहुत ही फेमस किताब लिखी गई है जिसका नाम है चरक संहिता। क्या बोलते हैं? चरक संहिता। और जो चरक थे, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सर्जन हुआ करते थे आयुर्वेद में। और स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इस किताब को अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेल कर सकते हैं आप इस किताब को। आज सर्वप्रथम आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, कल मैं किसी और से पढ़ा करता था। तो अल्टीमेटली ये जो दिवस होता है, ये अध्यापकों के लिए ही होता है। तो आज कहीं ना कहीं मैं अपने अध्यापकों का, मैं अपने गुरुजनों का हर तरीके से, एक तरीके से थैंकफुल हूँ कि हाँ, उन्हीं की वजह से जो हूँ मैं आज हूँ। तो आज उन्हें आप ज़रूर याद करें जिनसे जीवन में आपने भले ही कुछ ना कुछ सीखा हो, बट आप उन्हें याद ज़रूर करें। ये दिवस सिर्फ उन्हीं के लिए है। और इसी उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। आज के दिन आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं मेरा एग्जाम इंजन से, फ्लैट 50% ऑफ में। और चाहे मेरा बैच हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, वैसे ही उनके प्राइजेस ऑलरेडी मैंने कम कर रखे हैं। उससे कम प्राइजेस में आपको कहीं मिलने ही वाले नहीं है बैच, ये आप भी जानते हैं। तो जितने कम प्राइस हैं उसमें भी 50% ऑफ हो रहा है। और वो स्टूडेंट जिन्हें अभी तक स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का बैच जो आज से शुरू होने वाला है, उसमें भी फीस ज़्यादा लग रही थी, तो उनके लिए भी मौका है। आज जो नया बैच है स्टैटिक जीके और कंप्यूटर का, वो दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच भी है, हिस्ट्री का बैच भी लाइव चल रहा है। ये सारे लाइव बैचेस के अलावा अगर आप रिकॉर्डेड बैच अवेल करना चाहते हैं तो उसमें भी ये ऑफर है। A to Z सारे बैचेस में ऑफर है आज। और कोड ध्यान रखिएगा, टीच 50 आपको कोड लगाना है तो 50% ऑफ हो जाएगा। शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23वें लॉ कमीशन को गठित किया गया है और यह अगले कितने साल के लिए गठित किया गया है? तो अभी तक 22वां लॉ कमीशन चल रहा था और यह खत्म हुआ है 31 अगस्त को। तो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है 23वां लॉ कमीशन और अब ये चलेगा अगले 3 साल तक। 3 सालों का इसका कार्यकाल है। मतलब ये खत्म होगा जाकर 31 अगस्त 2027 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी क्लियर किया है कि ये जो नया कमीशन है, लॉ कमीशन, इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे और बाकी के 4 मेंबर्स होंगे। इसके अलावा एडिशनल एक्स ऑफिसो भी होंगे, मतलब कल को अगर चेयरपर्सन रिजाइन कर देते हैं तो तुरंत प्रभाव से वो उनकी जगह ले सकें। और इसी तरीके से टेम्परेरी, मतलब पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे कि अगर मेंबर्स में से कोई रिजाइन करता है तो उनकी जगह पर वो ऑफिस फिलर के रूप में आ जाएंगे। वैसे जो लॉ कमीशन होता है, इसका काम ही होता है कि भारत में लॉज को पारित करना, मतलब कानून बनाना, मेन इसी कमीशन का काम होता है। और अभी क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आ गए थे, तो उसके बाद से चर्चा नहीं हो पाई है यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो ये जो 23वां लॉ कमीशन है, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अपनी शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही करेंगे। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 में प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जो 22वां लॉ कमीशन था उसके चेयरपर्सन कौन थे? या चलिए मैं बता देता हूं, इसके चेयरपर्सन थे ऋतुराज अवस्थी। कौन थे? ऋतुराज अवस्थी।
ये दो मेजर कॉमर्शियल हब्स कौन से हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है कि ये 309 किलोमीटर का नया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इससे इन दोनों जगहों के कॉमर्शियल हब्स को जोड़ा जाएगा। तो एक तो मुंबई, और मुंबई को जोड़ा जाएगा इंदौर से। इन दोनों जगहों के जो कॉमर्शियल हब्स हैं, कॉमर्शियल हब्स का मतलब ऐसे जॉइंट जहां से कहीं ना कहीं ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता है सबसे बड़े लेवल पर राज्यों का। तो आपको पता ही होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से ही ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे ज़्यादा किया जाता है, और उसी तरीके से एमपी के अंदर इंदौर से। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर का एक नया रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस रेल कॉरिडोर की मदद से दोनों राज्यों के मतलब महाराष्ट्र और एमपी दोनों के जो पर्यटन है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 18,036 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से ये कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये रेलवे कॉरिडोर साल 2029 तक बनके तैयार होगा। इस पूरे कॉरिडोर के अंदर 30 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? दरअसल ये धनराशि इसलिए आवंटित करी गई है कि इस पैसे की मदद से किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 7 नई परियोजनाएं लागू करी जाएंगी। तो ये जो धनराशि है, ये 14,235 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से 7 नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं किसानों के लिए। जैसे कि कैसे उनका डिजिटाइजेशन किया जाए, मतलब उन्हें सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से जोड़ा जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर एजुकेशन उन्हें कैसे दी जाए, मैनेजमेंट उसे उन्हें सिखाया जाए। हॉर्टिकल्चर को कैसे डेवलप किया जाए, मतलब बागवानी वगैरह। ज़्यादातर किसान सोचते हैं कि वो गेहूँ, चावल, गन्ना इस तरीके की फसलें करें, जबकि उनके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि वो फूलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें कि अच्छा मार्जिन होता है। और ख़ास बात ये होती है कि फूलों की खेती जो है, ये बहुत कम दिनों में ही उग जाती है और जल्दी से फिर नई खेती भी आ जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए नज़र में टोटल 7 नई मेजर स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। और इस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का अपॉइंटमेंट किसके रूप में किया गया है? तो फेडरल बैंक के अभी तक जो एमडी और सीईओ थे, वो थे कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब जो इनका कार्यकाल है, ये अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 साल तक और ये सर्व करेंगे। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है केरल का कोची। क्या है? कोची। और जो सुब्रमण्यन है, ये इस बैंक से पहले कोटक महिंद्रा बैंक में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में भी काम कर चुके हैं। अब ये पिछले कई टाइम से फेडरल बैंक को ही संभाल रहे हैं। हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा ये कौन है जिनका नाम रिकमेंड किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए? तो ये हैं राम मोहन राव अमारा। इनका नाम नामित किया गया है और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने ये बताया है कि ये मोस्ट सीनियर कैंडिडेट हैं और इस पोस्ट को सर्व करने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। तो एसबीआई के द्वारा अब इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है अगले 1 से 2 दिन में। इस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती हैं। इन 4 में से एक पोस्ट खाली हो गई थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे, तो उनकी जगह पर जो आ गए थे, ये एमडी थे और इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ये एमडी थे, तो अब ये डीके खारा की जगह पर आ गए, चेयरपर्सन बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी पोस्ट खाली है, तो इनकी पोस्ट पर अब आएंगे राम मोहन राव अमारा। और एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है एसबीआई का मुंबई। अभी कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति हैं जो कि एसबीआई के नए एमडी बने थे। वो कौन है? क्योंकि 4 पोस्ट है ना, तो कोई तो होंगे। तो इनका नाम है राणा आशुतोष कुमार सिंह। तो इनका भी नाम आप ध्यान रखें। पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय एथलीट ने पैरालंपिक्स गेम्स में जेवलिन थ्रो कैटेगरी में गोल्ड जीता है भारत के लिए, तो इतिहास रच दिया है। अभी तक नीरज चोपड़ा थे, जो कि पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक्स में भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। और अब पैरालंपिक्स में भी एक माइलस्टोन सेट कर दिया है, और ये हैं सुमित अंतिल। और इन्होंने, आपको पता है कितने मीटर भाला फेंका है? इन्होंने 70.59 मीटर भाला फेंका है और इसी की मदद से इन्होंने गोल्ड जीता है।
सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं सेकंड नंबर पे, जिन्होंने सिल्वर जीता है। इनका नाम है दूलन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूलन कोदीथू कोदीथू वक्कू, ठीक है? दूलन कोदीथू वक्कू। और इन्होंने जो भाला फेंका है, ये इन्होंने 67 मीटर तक फेंका है। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे हैं, इनका नाम है मिचेल बुरियन। इन्होंने 64.8 मीटर भाला फेंका है, तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। और पैरालंपिक्स जो हैं, ये भी इस बार पेरिस में ही आयोजित किए जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के द्वारा साल 2024 से 25 के लिए भारत का ग्रोथ रेट कितना फोरकास्ट किया गया है? तो आपको बता दूं, पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.8% फोरकास्ट दिया था, लेकिन अब इसको रिवाइज किया है, और रिवाइज करके इन्होंने बताया है कि अब ये 7% रहने की आशंका है। तो मार्केट पहले से बेहतर हो सकता है 2024 से 25 के सत्र में। और इसी तरीके से एक फाइनेंशियल एजेंसी है, ये भी अमेरिकी है, इसका नाम है मूडीज। मूडीज ने 2024 से 25 के लिए कितना दिया है प्रिडिक्शन भारत के ग्रोथ का? तो इन्होंने 7.2% का प्रिडिक्शन दिया है, और वर्ल्ड बैंक ने 7% का दिया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और कुछ टाइम पहले टॉप इन्फ्लुएंशियल लिस्ट जारी करी गई थी, मतलब ऐसी पर्सनालिटीज, टॉप 50 पर्सनालिटीज जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो उसमें अजय बंगा को जगह मिली थी। इकलौते भारतीय थे अजय बंगा उसमें। यह कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसका एनुअल रेवेन्यू 10 लाख करोड़ को पार कर गया है? सो ये है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका अनाउंसमेंट RIL के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के द्वारा किया गया है। हाल ही में जो एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित करी गई रिलायंस की, वहां पर उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में जो इनका एनुअल रेवेन्यू रहा है, यह 10 लाख करोड़ रहा है, मतलब उसे पार कर गया है। 10,122 करोड़ रहा है एक्चुअली। और डॉलर में अगर बात करें, तो 119 बिलियन डॉलर करीब करीब ये रहा है। RIL की स्थापना 1958 में करी गई थी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। केंद्र सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें डिजिटल इनिशिएटिव सपोर्ट्स देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? मतलब कहने का कि किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए टोटल 2,817 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसमें से 2,817 में से 1,940 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, और बाकी की धनराशि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के लिए आवंटित करेंगे। तो टोटल इस पैसे का यूज किया जाएगा कि किसानों को टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा सके। ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं और पोर्टल बनाए गए हैं सरकार की तरफ से कि किसान जो मौसम का आइडिया है वो पहले से ही उनसे ले सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी जाती है, और बताया जाता है कि अगर आपकी फसल में कीड़ा लग रहा है, तो आप उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, अगले 24 घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें किसान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है इन चीज़ों से। तो ये जो पैसा है, ये इसी बात पे लगाया जाएगा कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इन सभी चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बिल लाया गया है, ये है एंटी रेप बिल। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है अपराजिता विधेयक, या अपराजिता बिल आप इसे बोल सकते हो। और पश्चिम बंगाल के जो स्टेट लॉ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मलय घातक। क्या नाम है? मलय घातक। इन्हीं के द्वारा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है, ये जो अभी इंसिडेंट्स हुआ है, जो भयावह इंसिडेंट्स है, इस तरीके के इंसिडेंट्स को बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। इवन इनके लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए और प्रावधान होने चाहिए। तो अगर ये बिल सही तरीके से अप्लाई होता है, तो मैं तो कहता हूँ हर एक राज्य सरकार को इससे सीख लेने चाहिए और इस तरीके का बिल जरूर बनाना चाहिए। इस बिल के अंदर ये प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पाया जाएगा आगे आने वाले समय से, कोई भी रेपिस्ट पाया गया, या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस करता हुआ पाया गया, तो उसको जब पहली रिपोर्ट उसके खिलाफ प्रस्तुत करी जाएगी अदालत में, उससे लेकर 21 दिन के अंदर उसको सजा मिलने का प्रावधान है। मतलब 21 दिन के अंदर फैसला होना ही होना है, उसको सजा मिल ही जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इसमें मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी ने भी रेप किया, तो उसे मृत्युदंड ही मिलेगा।
तो हर एक राज्य सरकार को इस तरीके का प्रावधान लाना चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें रुकेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं सोसाइटी में जो कि जानवर भी कहलाने लायक नहीं है। जानवर तो आजकल वैसे भी इंसानों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसके द्वारा सिंगल कॉर्पोरेट फाइलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इसका काम क्या होगा। अभी तक क्या होता था कि जो कंपनीज होती थी उनको डेली के डेली जो अपने शेयर्स के जो डिस्क्लोजर होते थे वो हर एक स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग डिस्क्लोज करने होते थे। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर अलग करेंगे, इसी तरीके से न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर अलग करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका नाम ही इसीलिए है सिंगल कॉर्पोरेट फाइलिंग सिस्टम। एक ही बार में वो डिस्क्लोज करेंगे और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ऑटोमेटिक रिपोर्ट पास हो जाएगी। ओके। दूसरा इसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो सिंगल कॉर्पोरेट फाइलिंग सिस्टम है ये इस बात को भी एश्योर करता है कि जैसे ही किसी ने शेयर बेचे तो सेबी का कहना है कि तुरंत ही उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से इन्वेस्टर के लिए और जो कंपनी है उसके लिए भी नए नए प्रावधान लेकर आया है दिस कॉर्पोरेट फाइलिंग सिस्टम। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुश। ध्यान रखिएगा माधवीपुरी बुश पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की। लॉरियल कंपनी आप लोग जानते होंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, महिलाएं इसका ज़्यादा यूज़ करती हैं और ये फ्रांस की ही कंपनी है। तो लॉरियल ने पेरिस इन्वेंट से अपने नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो यह भारतीय अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लॉरियल ने। और लॉरियल ऐसा करता रहता है, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, सभी को पता है भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है आज की डेट में। तो जाहिर सी बात है हर एक इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएनसी है वो भारत से ही कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर उठाना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन का तबका भारत के अंदर है, अगर इसको टारगेट किया तो ज़्यादा मुनाफा बन जाता है। तो आलिया भट्ट होंगी इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर। लॉरियल बहुत पुरानी कंपनी है और इसकी तीसरी पीढ़ी इस कंपनी को चला रही है। इस कंपनी की स्थापना साल 1909 में करी गई थी। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ आप ये भी बताइए मुझे, और साथ में ये भी बताइए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। दोनों लिखिएगा, दोनों ईयर लिखिएगा। और आपको हिंट दे देता हूं कि इन चारों ऑप्शंस में ही दोनों आपको आंसर मिल जाएंगे कि उनका जन्म कब हुआ और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आज का 50% ऑफर अवेल कर सकते हैं आप टीच 50 कोड लगाकर। मैंने जीएसजी के फाउंडेशन में क्या कवर किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, वन लाइनर का क्रैश कोर्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ एक ही पैकेज के फॉर्म में आपको मिलेगा। और जो रिकॉर्डेड बैच है वो ये वाला है, आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में इसी वाले बैच को अवेल करेंगे। और अगर आप लाइव बैच अवेल करना चाहते हैं तो वो तो आपको अलग से दिखी जाएगा। और आज दोपहर में 2 बजे स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।